बेलारूस में रूस की मुज़ाकराती पेशकश को ठुकराया। जर्मनी जारहियत के खिलाफ रूस के लिए फजाई हदूद की बंद। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने पुतिन को किया ऑनररी सदारत से मुअत्तल। मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर में भी 5 साल तक के बच्चों को पिलाए गए पोलियो मुखालिफ कतरे। कश्मीर सूबे में कतरे पिलाने की मुहिम का पीके पोली ने किया आगाज। 11 लाख बच्चों को कतरा पिलाने का महकमा सेहत ने रखा हदफ। और कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद के भतीजे ने जम्मू में थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। कहा बीजेपी की पॉलिसी से मुतासिर होकर छोड़ी कांग्रेस। पीर पंचाल के दर्जनों कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से दिया इस्तीफा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए धोखाधड़ी के इल्जामात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4 बज चुके हैं। स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कांग्रेस के साबिका वजीर आला जम्मू कश्मीर के या सीनियर लीडर हम कह सकते हैं गुलाम नबी आजाद के करीबी रिश्तेदार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। क्यों थामा है, किस वजूहात क्या रहे होंगे, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिका वजीर हाल ही में जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर, यानी पहाड़ी लीडर भी थे, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी थी और अब उसी पीर पंचाल इलाके से दर्जनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं या उनके कारकुन हैं, उन्होंने पार्टी को रुखसत किया और इलाहदगी का ऐलान किया है। मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। पल्स पोलियो मुहिम भी चलाई जा रही है, लेकिन उससे पहले रूस की जारहियत यूक्रेन में जारी है और उस पर मुकम्मल तफसीलात हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि रूस की जानिब से लगातार यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं। यहां तक कि यूक्रेन की राजधानी पर भी ये हमले किए जा रहे हैं और बहुत जल्द जो है तवक्को की जा रही है, अंदेशे हैं कि रूस जो है वो यूक्रेन की जो कैपिटल है उस पर भी अपने फतेह के जो झंडे हैं वो गाड़ सकती है, क्योंकि वो माना जाता है कि उसको कैप्चर किया जा सकता है। तो इस तरह से यूक्रेन के सदर को रूस की जानिब से मुज़ाकराती अमल में शामिल होने के लिए रूस ने ऑफर दिया था, लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बेलारूस में रूस की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा कि बेलारूस खुद रूसी हमले में शरीक है, लेकिन दूसरे मकामात पर मुज़ाकरात के दरवाजे खुले छोड़ रहे हैं। क्रेमलिन ने कहा था कि इसका वफद बेलारूसी शहर गोमेल में यूक्रेनी हुकाम से मुलाकात के लिए तैयार है। यानी रूस ने कहा था कि वो यूक्रेन से जंग के बावजूद बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इससे कबल आज यूक्रेनी हुकाम ने कहा कि रूसी फौजी यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में दाखिल हो गए हैं और गलियों में लड़ाई जारी है। खार्किव के इलाकाई इंतजामिया के सरबराह ओलिया सेनजोप ने कहा है कि यूक्रेन की अफवाज शहर में रूसी फौजियों से लड़ रही है और शहरियों से कहा है कि वो अपने घरों से बाहर न निकले। यानी खौफ का माहौल जो है वो अब यूक्रेन के अंदर पाया जा रहा है। आज के अवाइल में रूस ने यूक्रेन पर हवाई अड्डों और ईंधन के तनसीबात को निशाना बनाते हुए हमले की एक लहर शुरू की है, जो कि हमले का अगला मरहला मालूम होता है, जिसे शदीद मज़ाहमत के जरिए सुस्त कर दिया गया है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने ज्यादा तादाद में यूक्रेनियों के लिए हथियार और गोला बारूद के साथ जवाब दिया है और मॉस्को को यानी रूस को मजीद अलग थलग करने के लिए ताकतवर पाबंदियां भी लगा दी हैं। दारुल हुकूमत कैफ के जुनूब में इतवार के अवाइल में बड़े धमाकों ने आसमान को रोशन कर दिया, जहां रूसी अफवाज के मुकम्मल हमले की तवक्का में लोग घरों, जेर जमीन गिराजों और सबवे स्टेशनों पर बिखर गए हैं। इधर बेलारूस ने यूक्रेन पर जोर दिया कि वो रूस के साथ बातचीत के लिए आगे आए, जबकि जर्मनी ने रूसी जारहियत के खिलाफ एक फैसले में अपनी हवाई हदूद से रूस के दाखिले पर पाबंदी आयद की है। इधर फिनलैंड ने भी यूरोप के
गेट वे को रूस के लिए बंद कर दिया है। यानी जो सैंक्शंस रूस पर लगाए गए हैं मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज या नेटो फोर्सेस की जानिब से, उसका अब जमीनी स्तर पर जो है नाफिज किया जा रहा है। यूक्रेन ने बेलारूस की तरफ से दागे जाने वाले क्रूज मिसाइल को गिराने का दावा किया है। इधर इंटरनेशनल जोडो फेडरेशन ने पुतिन को ऑनरी सदर से मुअत्तल किया है। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी खबर यह भी आपको बताते चले कि फिनलैंड और स्वीडन ने रूस की उनकी धमकियों को रद्द किया है, जिसमें रूस ने उन्हें नेटो मेंबरशिप को लेकर पैदा होने वाले हालात से आगाह किया था। तो कुल मिलाकर यूक्रेन के अंदर अभी भी जंग है, दहशत है, लोग जो आम लोग हैं वो खौफजदा है, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन की जो फौज है वो रूसी फौज का मुकाबला कर रहे हैं। इस खबर को लेकर मजीद तफसीलात के साथ इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे रहमत कलीम। रहमत, आपसे जानना चाहेंगे कि रूस एक तरफ हमलों में किसी तरह की कमी नहीं ला रहा है, दूसरी जानिब उन्होंने यूक्रेन को बातचीत की भी दावत दी है, लेकिन यूक्रेन ने उससे मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा कि उन्हें उसी जगह पे बुलाया जाता है बातचीत के लिए बेलारूस में, जो खुद बेलारूस इस जंग में शामिल है यूक्रेन के खिलाफ। क्या कुछ सूरत हाल है जो अभी तक आपने ऑब्जर्व किया है, जिसका आपने मुशाहिदा किया है, जो खासतौर पर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो राजधानी है वहां की या दूसरे शहरों? जी देखिए, बिल्कुल अब तक के ऑब्जर्वेशन में, इससे पहले कि मैं तमाम सूरत हाल पर वजाहत करूं, 2-3 ब्रेकिंग इस वक्त मिल रही है, करीब 1-2 मिनट के गैप के साथ हमें मिल रही है खबर। वो ये कि पोलैंड की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, और पोलैंड की सरकार ने यह फैसला किया है कि जो भी हिंदुस्तानी यूक्रेन में फंसा हुआ है उसे हम बगैर वीजा के पोलैंड में एंट्री की इजाजत देते हैं। यानी हिंदुस्तानी को बाहर निकालने में, हिंदुस्तानियों को इनखला में कहीं न कहीं पोलैंड खुल करके अब हिंदुस्तान का सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि 15 से 20 हजार हिंदुस्तानी फंसे हुए थे, जिसमें से करीब 1000 के आसपास हिंदुस्तानियों की घर वापसी हो चुकी है। ऐसे में 15 से 17 हजार हिंदुस्तानी अभी भी यूक्रेन में हैं, रोमानिया के बॉर्डर पर हैं और वेस्ट यूक्रेन में अभी भी मौजूद हैं। तो उन्हें पोलैंड ने सपोर्ट करते हुए कहा कि अगर वो हिंदुस्तान से है तो वो अपनी आईडी को दिखा करके बाकायदा तौर पर पोलैंड में पनाह ले सकते हैं और वहां से दूसरे रास्ते से होते हुए हिंदुस्तान जा सकते हैं या दूसरे किसी मुल्क जा सकते हैं। तो ये पोलैंड से एक हिंदुस्तानियों के लिए एक राहत की खबर है। दूसरी खबर यह है जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर या साइकोलॉजिकल गेम आप इसे कह सकते हैं। यूक्रेन के सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से यह दावा किया गया है कि हमने रूस के 4300 फौजियों को मार गिरा है। ये अपने आप में चौंकाने वाला तबसरा है और चौंकाने वाली तादाद भी है, चूंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर दावा करते तो इसका मतलब यूक्रेन के कितने फौजी मारे गए होंगे। रूस जब इतनी बड़ी तादाद में अपने फौजों को, टैंकों को, मिसाइलों को यूक्रेन के गोशे गोशे तक, यूक्रेन के कोने कोने तक पहुंचा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश जरूर है। लेकिन यह है कि एक इसमें अपडेट और ये मिल रही है कि जो यूएन की जो रिफ्यूजी एजेंसी है उसकी जानिब से यह बताया गया कि 2 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शहरी अभी तक के यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सन्नाटा जरूर है, उस सन्नाटे में धमाके हैं, गोले बारूद के कहीं ना कहीं आवाजें हैं या फिर उसकी उठती हुई आग की लपटें हैं, ये तमाम सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त जो गेम चल रहा है वो ये कि रूस ने एक पहल जरूर की है। इस पहल के पीछे भी एक स्ट्रेटेजी थी, वो ये थी कि रूस को अंदाजा पहले ही से था कि अगर हम बेलारूस में दावत देते हैं बातचीत के लिए तो वो इनकार कर देगा। लेकिन यह है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, ये पॉलिसी अपनाई गई है रूस की जानिब से। एक बयान जो और आया जो बता रहा था कहने के जो हमारी स्ट्रेटेजी है, रूस की स्ट्रेटेजी है, वो वाज़ेह होती हुई दिखाई दी। वो ये कि जिसमें कहा गया अगर आप बातचीत के टेबल पर नहीं आना चाहते हैं तो आप इसके नतायज के लिए तैयार रहें। हम इस बार ऐसा नहीं होगा कि हम बातचीत के इंतजार में अपने मिलिट्री ऑपरेशन को रोक देंगे। ये रूस के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया, प्रेसिडेंट की जानिब से नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर को पहली बार इस तरह बेबाकी से बोलते हुए इस जंग के बारे में देखा गया। तो ये सूरत हाल है कि आलमी बिरादरी अपने तौर पर जितनी पाबंदियां लगाए, हमने देखा कि सुबह सुबह यूरोपीय यूनियन की जानिब से स्विफ्ट को लेकर के या फिर अमेरिका, कनाडा, जापान, बर्तानिया, इस तमाम ने स्विफ्ट पाबंदियां लगाई। तो इससे माशी पाबंदी जरूर लगाई गई है, लेकिन रूस को पहले ही अंदाजा था कि जब हम एक बड़े महाज पर जा रहे हैं, बड़ी जंग करने जा रहे हैं, तो दुनिया जब उसके हिस्से में नहीं है, दुनिया की बड़ी आबादी, दुनिया के बड़े ममालिक जब रूस के सपोर्ट में नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। रूस की तमाम तैयारियां थी, पहले भी तैयारियां थी और रूस इन चीजों के लिए, इन पाबंदियों के लिए बहुत पहले से ही तैयार था। उन्हें पता था कि उन पे सैंक्शंस भी लगेंगे, लेकिन उनके ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे वो अब देखने वाली बात होगी।
जी बिल्कुल, रूस पूरी तरह से तैयार था कि किस तरह से पाबंदियां उन पर लगाई जाएंगी, माली पाबंदियां लगाई जाएगी, किस तरह से उनके एयर स्पेस को बंद किया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद मुमकिन है कि यह ऐलान भी कर दिया जाए कि पूरे यूरोपीय यूनियन ने अपने एयर स्पेस को रूस के लिए बंद कर दिया है। तो रूस बाकायदा तौर पर एक पूरा खाका तैयार करके बैठा हुआ था। इसलिए इतने दिनों से, पिछले 3 से 4 दिनों से मुसलसल दुनिया के हर मुल्कों ने अमन की अपील की है, बातचीत की अपील की है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं हो जिसने अमन की अपील न की हो। उसके बावजूद रूस है कि अपना कदम बढ़ाता आगे चला जा रहा है और आज हालत यह है कि बस राजधानी पर कब्जा करना बाकी रह गया है। बेशतर हिस्सों में वहां की फौज है। 2 बड़े शहर जो कीव के आसपास के हैं साउथ में, उस पर कब्जा हो चुका है। इसके अलावा कई हिस्से ऐसे हैं जिस पर कब्जे का दावा जरूर किया जा रहा है। यानी कि जो शहरी वहां बचे हुए हैं वो सड़कों पर नहीं है, वो बंकर में है, वो बहुत ही कम तादाद में है और सिर्फ उनके पास हथियार है। वही लोग वहां बचे रह गए हैं क्योंकि उनके अंदर वो देशभक्ति वाला जज्बा है कि हम मरेंगे, लड़ेंगे अपने देश के लिए, यहीं रहेंगे। जो जान बचाने वाले लोग थे, जो जंग से भाग जाने वाले लोग थे, या जिनको इस मुश्किल सूरत हाल में सामना करने की हिम्मत नहीं रही, वो सब के सब बड़ी तादाद में यूक्रेन छोड़ के भाग चुके हैं। दूसरे मुल्क भी बड़ी तादाद में थे। लेकिन जो सूरत हाल है वो ये कि यूक्रेन में यूक्रेनी कम रह गए हैं। अब सिर्फ यूक्रेन की या तो फौज है या फिर रूस की फौज है। यही वजह है कि आज सुबह जिस तरह से हमने देखा कि ऑयल डिपो पर हमला किया गया, उसकी वजह से जो एक बड़ा नुकसान हुआ है वो ये कि उससे जो धुआं निकल रहा है, उससे वो जहरीला धुआं है और उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर गली, हर चौराहे पर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं टैंक है, कोई गोले बारूद हैं, कहीं बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर कर दी गई है, गोलियों से छलनी कर दी गई है। तो सूरत हाल एकदम तबाहकुन है। वहां की आवाम इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रही है वो ये है कि वो धमाकों के सहारे सहम कर बैठ जाते हैं, धमाकों के सहारे सहम कर आंखें बंद कर लेते हैं और यही धमाकों के सहारे उनकी जिंदगी गुजर रही है। लेकिन आलमी बिरादरी की जो दोहरी पॉलिसी है कहीं ना कहीं वो खुलकर सामने आ गई है। जिस वक्त यूक्रेन जैसे मुल्क को एक खुले आम सपोर्ट की जरूरत थी, मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत थी, उस वक्त यूक्रेन जैसे मुल्क को निहत्था छोड़ दिया गया है और जबानी जमा खर्च के लिए दावे इस तरह से किए जा रहे हैं, जुमले इस तरह के उछाले जा रहे हैं, बयान इस तरह से दी जा रही है, यानी कि आप हमदर्द, इससे बड़ा हमदर्द कोई यूक्रेन का हो नहीं सकता। 4 दिन गुजर जाने के बाद 21वीं सदी में अगर किसी मुल्क को सपोर्ट करना हो तो यह सूरत हाल हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि अंदरूनी चेहरा जो है इनका, अंदरूनी प्लान कुछ और होता है। ये सब वो हाथी के 2 दांत जो जाहिरी तौर पर होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिलहाल सूरत हाल यह है कि यूक्रेन इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। अगले 24 घंटे में कीव पर कब्जा होना करीब करीब तय है और जब कीव पर पहुंच जाएगी रूसी फौज, वहां झंडा लहरा दिया जाएगा। उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होगा और उस बातचीत के बाद यह होगा कि अपने पसंद का रूसी सदर जो चाह रहा है, अपने पसंद का कोई हुक्मरान यूक्रेन में बैठा दिया जाएगा और इस तरह से यूक्रेन पर रूसी नकेल होगा, न कि अमेरिकी नकेल। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम पूरी जानकारी देने के लिए। यानी कहीं ना कहीं आइंदा के जो 24 घंटे होंगे वो काफी अहमियत के हामिल है, क्योंकि इन 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के अंदर जो हवा है सियासत का, हुकूमत का, वो बदल सकता है। तख्त का जो कहीं ना कहीं हवा है उसमें कोई तब्दीली आ सकती है। लेकिन आलमी बिरादरी, जैसा कि रहमत कलीम ने कहा कि जिस वक्त यूक्रेन को जरूरत थी, लेकिन ये सिर्फ यूक्रेन की ही बात नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक जो ऐसे ही सूरत हाल से गुजरे हैं, जब उन पर कोई दूसरा मुल्क काबिज था, उन पर हमलावर था, तो उस वक्त भी ऐसी ही सिचुएशन बन रही है। कहीं ना कहीं एक मिसाल ये कायम हो रही है आइंदा होने वाले जंगों के लिए, जो अलग अलग ममालिक आपस में लड़ सकते हैं उनके लिए, कि हर मुल्क को अपनी इंटरेस्ट है। और आज मेयर स्टेटमेंट्स तक ही सभी जो ममालिक है वो रह सकते हैं, महदूद रह सकते हैं, बल्कि कोई भी मुल्क अपनी इंटरेस्ट किसी भी जंग में, किसी भी मुफाहमत में देखता है और तब जाकर वो उस पर कोई पहल कर रहा है। यानी ये आज ये मिसाल सेट हो रही है। इधर सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कहा है कि यूक्रेन के अंदर जो कश्मीर सूबे के 225 के आसपास बच्चे हैं उन्हें बहिफाजत वापस लाने के लिए मरकजी सरकार के साथ वो एंगेज्ड है। और इस हवाले से उन्होंने लवाहकीन के नाम अपने पैगाम में कहा कि लवाहकीन उन बच्चों के हवाले से ज्यादा फिक्रमंद ना हो, बल्कि उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार उन बच्चों की वतन वापसी के लिए आज से ही कोशिशें कर रही हैं, बल्कि बहुत पहले से ही कोशिशें कर रही थी। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि सभी बच्चे सेफ हैं और मरकजी सरकार की खारजा वजारत उनकी वापसी के लिए काम में लगी हुई है। हमने उनकी डिटेल लिस्ट बनाई है। तकरीबन 225 के करीब स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पढ़ते हैं।
जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ दूसरे जो हमारे कित्ते हैं मुल्क के, वहाँ से मिलकर के मोर देन 2000 बच्चे उस वहाँ पढ़ाई करते हैं। अभी जो है कल पहली बार एक ये आई है, प्लेन आया है बॉम्बे में। डेफिनेटली दूसरे भी जो बच्चे हैं वो अभी सेफ है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। वहाँ जो एम्बेसी है उनके कांटेक्ट में है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी अपना एक कंट्रोल रूम खोला है। उनकी कोई भी डिफिकल्टीज है पेरेंट का वहाँ उनके बात करना है या दूसरी दिक्कतें हैं। चलिए, पीके पोले बात कर रहे थे उन बच्चों के हवाले से जो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं इस जंगी माहौल में, जंगी सूरत हाल में, जो वहां पर ज़ेरी तालीम है या काम के सिलसिले में वहां पर गए हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, हमने आप तक पहुंचा है। आपको नाज़रीन याद ही होगा कि पल्स पोलियो मुहिम के हवाले से आज पोलियो मुखालिफ कतरे 5 साल तक के बच्चों को पिलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये मुहिम शुरू की गई है और जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 11 लाख बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाने का अमल जो है आज से शुरू हो गया है और आज इस मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज भी किया गया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने श्रीनगर के रहनावारी हॉस्पिटल में जाकर कतरे पिलाकर इस मुहिम का आगाज किया। उनके हमरा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर भी थे और अस्पताल का दूसरा अमला भी उनके हमरा थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज 11 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे और इन बच्चों को कतरे पिलाने के लिए 22,000 के करीब मुलाजमीन को काम पर लगाया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि इन बच्चों को कतरे पिलाने के लिए तकरीबन 5,300 मराकज कायम भी किए गए हैं। बेसिकली जो वैक्सीनेशन अलग अलग एज ग्रुप में करते हैं, खास करके उम्र के 5 साल तक, वो काफी मायने रखता है। हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें अहम रोल निभाता है। आज के ड्राइव में तकरीबन 11 लाख के करीब बच्चों को वो डोजेज देने हैं। हमारा तकरीबन 22,000 के करीब जो है एम्प्लॉइज इसमें लगे हैं। 5,300 के करीब वैक्सीनेशन बूथ बनाए हैं। आज जो है बूथ पर वैक्सीनेशन होगा और जो बच्चे नहीं आ सकेंगे। नाज़रीन, पीके पोले के साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर भी थे और जिन्होंने पल्स पोलियो मुखालिफ इस मुहिम के दौरान आज बच्चों को कतरे पिलाए और इस मौके पर उन्होंने भी बच्चों को कतरे पिलाए और इस मुहिम के हवाले से जो मालूमात है वो आवाम तक पहुंचाई है। लेकिन इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जैसा कि एलजी साहब ने स्कूल खोलने के लिए पहले ही फैसला लिया है, इस ज़िम्मन में स्कूल एजुकेशन, कॉलेजेस और हेल्थ के दरमियान मीटिंगें भी हुई हैं। वहीं इस ज़िम्मन में उन्होंने कहा कि एसओपीज को मैंडेटरी करार दिया गया है। यानी उन्होंने कहा कि जो सरकार ने फैसला लिया है कि अब मार्च के महीने से, और तकरीबन इस हवाले से यही बताई जा रही है कि 2 मार्च से अब कश्मीर के अंदर स्कूल खुल सकते हैं। यानी मार्च की 2 तारीख को कश्मीर के अंदर स्कूल खुल सकते हैं। उस हवाले से डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने कहा कि एलजी इंतजामिया ने उन्हें भी ऑन बोर्ड लिया था और हमने अपनी तरफ से तजावीज़ रखी हैं कि बाहर सूरत में एसओपीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जिसमें मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज होना और उसके साथ साथ साफ सफाई के साथ साथ जो डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, उसको कायम रखना बहुत जरूरी है। आज जो कम से कम हम 10-11 लाख बच्चों को ये दे रहे हैं पल्स पोलियो के ड्रॉप्स और हमारे 22,000 लोग इसमें जुड़े हैं, जो वर्कर्स हमारे हैं, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, हर एक ब्लॉक पे है, हर एक जगह ये हो रहा है। तो जैसे कि एलजी साहब ने डिसीजन लिया है कि स्कूल्स हम खोल रहे हैं क्योंकि कोविड केसेस अब कम होते जा रहे हैं। पिछले 2-2.5 साल से स्कूल्स बंद थे, अब ये खुल रहे हैं और उसके लिए हमारी लगातार मीटिंग जो हुई एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट था, अब हमारा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन था, कॉलेजेस थे, तो हमने बड़ी लगातार मीटिंग्स करके उसके लिए एसओपीज भी फ्रेम करी है और वो एसओपीज को ध्यान में रख के उनके चलते ही स्कूल्स खुलेंगे। हालांकि घर से निकलते ही जो ही बसेस में या मेटाडोर्स में या कोई भी जो उनका ट्रांसपोर्ट है वहाँ भी एसओपीज मेंटेन करी जाएगी और जो ही बच्चे आएंगे तो उनको पहले उनका जिसने वैक्सीन जोन में आता है, उस एज में आता है, उसकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जाएगा और उसके बाद
चल नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि अगरचे पेरेंट्स के अंदर अभी भी कंफ्यूजन है कि बिलाकर क्या स्कूल कल खुलेंगे या कि फिर मार्च के पहले या दूसरे दिन खुलेंगे, इस हवाले से कंफ्यूजन बना हुआ है। हमने भी सरकारी स्तर पर इस हवाले से मुकम्मल जो जानकारी है वो लेने की कोशिश की है, लेकिन इस हवाले से अगरचे ऑफिशियल अभी तक कुछ नहीं आया, लेकिन ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से हमें ये खबर मौसूल हुई है कि कश्मीर सूबे के अंदर जो स्कूल्स हैं वो 2 मार्च को खुल सकते हैं। यानी 2 मार्च को सरकार की जानब से जो स्कूल्स हैं वो खोले जाएंगे, क्योंकि 28 फरवरी को पहले ही कहा गया था कि विंटर वेकेशंस खत्म हो जाएंगी और उसके बाद जो पहली तारीख आ रही है उस दिन छुट्टी है, और इस तरह से अब 2 मार्च से कश्मीर के अंदर स्कूल खुल सकते हैं। लेकिन इधर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर का मानना है कि जहां स्कूल खोलने का अमल अब शुरू हो जाएगा, वहीं पर स्कूल खोलने की मुकम्मल तैयारियां भी इंतजामिया की जानब से की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि क्लासरूम्स को बाज़ाब्ता तौर पर सैनिटाइज किया जा रहा है और स्कूल अमले को भी SOP के हवाले से तरबियत दी जा रही है। ओपनिंग के लिए ऑनरेबल LG साहब ने डायरेक्शंस दिए हैं, पूरी तैयारी की जा रही है स्कूल्स को खोलने के लिए, क्योंकि लगभग 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है कि क्लासरूम बंद हैं और ऐसे में स्कूल के लॉन्स और क्लासरूम्स की पूरा सैनिटेशन ऑडिट किया जा रहा है। उसके साथ साथ बच्चों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसे फॉलो कराना है उसके बारे में ट्रेनिंग दी गई है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। नाज़रीन, प्राइवेट स्कूलों के हवाले से ये खबर भी आ रही है, शिकायतें आ रही हैं। पेरेंट्स खासतौर पर ये शिकायतें कर रहे हैं कि अभी स्कूल खुले नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की जो इंतजामिया है उनकी जानिब से इस तरह की मनमानियां हैं कि आप पेरेंट्स से साल भर के लिए एडवांस में ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिए जा रहे हैं, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है पेरेंट्स के मुताबिक। इस ज़मन में उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है कि वो इस हवाले से आगे आए और ऐसे अथॉरिटीज के खिलाफ कार्रवाई भी करे। बात करते हैं सियासत की। साबिका जम्मू कश्मीर के साबिका वजीर आला गुलाम नबी आजाद के नेफ्यू यानी भतीजे मुबशिर आजाद ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि बाज़ाब्ता एक फंक्शन के दौरान उनका वेलकम भी किया गया है। जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना ने उनका इस्तकबाल किया है और उन्होंने मुबशिर आजाद की कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में दामन थामने को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। मुबशिर आजाद को राहुल गांधी का भी करीबी तस्वुर किया जाता है। तो ऐसा है कि मुझे इस पार्टी में आने का, इसका सारा डेवलपमेंट, इसके जो मोदी जी के ख्याल डेवलपमेंट वगैरह, उस सारी चीजें मेरे को अच्छी लगी, तो इसलिए मैं इसमें आया। क्योंकि बेसिकली मैं बचपन से कांग्रेस में ही रहा हूं, तो कांग्रेस में मैंने सिर्फ लड़ाइयां देखी, जो आज की डेट में भी वो अलग अलग सिस्टम, पार्टी वाला सिस्टम, एक पार्टी में 2-2, 4-4 लोग एडवाइजर हैं, कोई क्या है, कोई समझ नहीं आ रही उसमें क्या है क्या, सिर्फ लड़ाइयां। तो ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं है, सिर्फ कागजों में है, कागजों में नहीं होता है। तो हर चीज जो होता है वो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। जब से मोदी जी आए तब से मुझे लगा कि सब कुछ ग्राउंड पे हो रहा है, इसलिए मैं बीजेपी। इधर आज साबिका वजीर सईद मुश्ताक बुखारी के बाद सुरंगकोट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर शिराज मलिक और ताहिर मिर्जा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादी रुकनियत से मुस्तफी होने का ऐलान किया है। उनके मुस्तफी होने को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा नुकसान जो है पीर पंचाल रेंज में तस्वुर किया जा रहा है। भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो सरपंची से नहीं इस्तीफा दे रहे, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर होने के तलक से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज खैरबाद कर रहे हैं। इसी तरीके से पेरेंटल बॉडी में मिर्जा मोहम्मद रजाक साहब हैं, जो कन्वीनियर हैं सुरनकोट में, वो भी अपना इस्तीफा जो है वो पेश करेंगे। लियाकत मिर्जा साहब हैं, यहाँ पे वाइस ब्लॉक प्रेसिडेंट सुरनकोट से हैं, वो भी आज अपना रिजाइन पेश करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस से। ये सारी चीजें जो हैं वो बुखारी साहब की सपोर्ट में हो रही हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। उसी के साथ अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को आज के नशियात यहां पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस बात के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।